डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश में कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या रोजगार के लिए निर्भर है। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत में कृषि की गौरवशाली परंपरा रही है और इसी गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। भारत में बागवानी ने खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है और आज हमारे देश में भोजन, दवा और अन्य उपयोगी पौधों, सब्जियों और फलों की खेती द्वारा लाखों लोगों के पोषण और आय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है बागवानी। पर्यावरण रक्षा और खाद्य प्रसंस्करण में बागवानी की अहम भूमिका है। आज बागवानी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कंट्रोल किया जा रहा है और वायु प्रदूषण की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। ऐसे बिरले ही होते हैं जो अपनी शिक्षा को ही अपना जुनून बना लें और ऐसी ही एक जुनूनी महिला हैं आज की हमारी भारत की फार्म लेडी। अपनी बागवानी की शिक्षा को अपना जुनून बनाकर जिन्होंने सैकड़ों बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, जिनके प्रयासों से आसपास का पर्यावरण खिल उठा है, प्राकृतिक तरीके से जिन्होंने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को एक नया जीवन दिया और अपने गांव के किसानों को खाद्य प्रसंस्करण द्वारा उपज को कई गुना बढ़ा लेने का गुर सिखाने वाली, मिलते हैं भारत की फार्म लेडी गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा तालुका के साधी गांव की दीप्ति जानी से। बड़ौदा से मेरा फार्म है। यहाँ नज़दीक में पादरा तालुका में साधी गांव, गाय आधारित खेती कर रही हूँ मैं। – 2018 के बाद मैंने कभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। हमेशा गाय का वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर खेती किया है। आम है, अमरूद है और सहजन है। ये तीन मुख्य है, ज़्यादा पेड़ है उसके। और बाकी सब अलग अलग फ्रूट्स जैसे कि चीकू हो गया, स्टार फ्रूट हो गया, काजू, केला, नारियल, नींबू भी है, आंवला भी है, जामुन भी है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़े थोड़े मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं। मेरे मायके में भी खेती थी और ससुराल में आने के बाद भी वहाँ पे भी थी, लेकिन वो क्या है, फैमिली में सब लोग बड़े बुजुर्ग करते थे तो मेरा तो कोई उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था। बेसिकली मैंने बॉटनी किया हुआ है, उसके कारण मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे भी कुछ करना है करके। तो और स्पेशली फ्रूट्स के मेरे को पेड़ लगाने थे, वो ही सब डेवलप करना था, हॉर्टिकल्चर का ही डेवलप करना था। 2007 में ख़रीदी थी ये वाली लैंड, अलग मतलब फैमिली की जो खेती थी उससे अलग खरीद के 2017 में मैंने ये सारे पेड़ लगाए। आम के भी लगाए और अमरूद के लगाए, मोरिंगा यानी सहजन के भी लगाए। ये सारी चीज़ें मैंने तब से शुरू की है। जहाँ चाह होती है वहाँ राहें बनती जाती हैं, बस जरूरत होती है धैर्य की। दीप्ति जी ने धैर्य का दामन थामे रखा और डटी रहीं। धैर्य का यही जज्बा उनकी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा रहा।
और उनके बागवानी के सफर की शुरुआत हो गई। पर्टिकुलर ऐसे मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसी ही लैंड चाहिए करके, तो बहुत बड़ी भी नहीं हो, बहुत छोटी भी नहीं हो, वैसी तरीके से चाहिए। तो मैंने बहुत मतलब आसपास में बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे ये लैंड मेरे को पसंद आई और मैंने ये खरीदी। खरीदने के बाद ये हुआ कि खेती के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, क्योंकि मैं तो मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मुझे तो इतना कोई अनुभव भी नहीं था खेती का। लेकिन जिनके पास से मैंने ये खेत खरीदा था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे मतलब इसका ज्ञान भी दिया कि इस तरह से खेती होती है। मैंने 10 साल तो वैसे ही ट्रेडिशनल खेती की, जिसमें हमने कॉटन लगाया, कैस्टर ऑयल का किया, वो ये सारी चीज़ें बहुत करती रही। लेकिन 2017 में मेरे को कोई एक मिल गया बंदा जो मुझे ये प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ मुझे ये प्लांटेशन करके दे। तो उसने तब से मेरे को प्लांटेशन करके दिया। उसके बाद भी दिक्कत आती थी कि अभी इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको अच्छे से कैसे उसको सरवाइव करना है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो बहुत नई थी। फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, ट्रायल एंड एरर से मैं बहुत सारा कुछ सीखी। लेबर का बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे अपने को हेल्प करने वाला कोई इतना जल्दी से मिल नहीं जाता है, उनके लिए भी हमको बहुत दिक्कतें आई। हर व्यक्ति का अपने व्यवसाय, अपने जुनून के प्रति अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन अगर परिवार के सभी सदस्य परिवार के एक सदस्य के सपने को साकार करने में लग जाएं, तो इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई-किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की फार्म लेडी, मैं हूं
धरती की शान। इसमें तो मेरे पे भगवान के बहुत आशीर्वाद है। फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मुझे मिला है। जैसे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी किया, और कुछ भी नया करना हो तो भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बच्चे क्या छोटे थे तब तक मैंने ये कुछ सोचा ही नहीं था। जो हमारी फैमिली की खेती चलती थी वैसे चलती रही। उसके बाद मैंने ये सब शुरू किया और उसमें अभी भी बच्चे मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मंडी से बचकर आए हुए फलों का क्या किया जाए? अमूमन किसानों के पास इन बचे हुए फलों को खेत में फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन दीप्ति जी इन बचे हुए फलों का एक ऐसा सटीक इस्तेमाल जानती हैं जो न सिर्फ इनकी आय को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि साथ साथ कई बेरोजगारों के लिए एक वरदान है। अमरूद के मेरे पास यहाँ पे 350 पेड़ है। रोज थोड़े थोड़े अमरूद निकाल के मार्केट में जा कर के बेच के आते हैं। यहाँ नज़दीक में ही होलसेल मार्केट है, वहाँ पे हम लोग बेच के आते हैं। मंडी में जाना है तो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, एकदम सुबह में बहुत जल्दी जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ी सी दिक्कत आती है। और वहाँ पे अगर कभी ऐसे होता है कि वो लोग हमारा माल रिजेक्ट भी करते हैं, तो फिर वो माल जब हम वापस लाते हैं तो उसको हमको फिर वैल्यू एडिशन करके, जैसे उसका पाउडर बना लिया या तो उसका शरबत के लिए उसका प्री मिक्स बना लिया, जेली बना लिया, जैम बना लिया, वो सब हमको मार्केट में रखना है। अभी तक तो ऐसा था कि मतलब जो रिजेक्ट हुआ वो माल आता है वापस, वो तो थोड़ा ही आता है, तो हमारे तो आसपास में ही मतलब कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग ये भी सोच रहे हैं, आगे प्लानिंग ये भी है कि उसका वैल्यू एडिशन करके भी हमको मार्केट में रखना है। दीप्ति जी ने अपनी कृषि भूमि को कुछ इस तरीके से डेवलप किया है कि बहुफसलीय प्रणाली यानी मल्टी क्रॉपिंग उनके आमदनी का अहम हिस्सा बन चुकी है। दीप्ति जी आज के दौर के किसानों को मल्टी क्रॉपिंग की बारीकियों को बताते हुए हर मौसम में आमदनी बनाए रखने के आसान तरीके साझा करती हैं। अब मेरे खेत में एक तरफ मैंने आम लगाए हैं जो हमको गर्मियों की सीज़न में, गर्मियों की मौसम में फल देता है। आधा जो खेत है उसमें मैंने अमरूद लगाए थे, ठंड की मौसम में उसके फल मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने सीज़न वाइज ऐसे पार्टीशन किया हुआ है। 2 पेड़ों के बीच में मैंने ऐसा डिस्टेंस मेंटेन किया है कि पेड़ बड़े हो जाए तो एक दूसरे के अंदर मतलब मिक्स नहीं हो जाए। और दूसरी बात मुझे ये है कि मुझे इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए भी मुझे मतलब जगह अच्छे से मिल जाए। इंटरक्रॉपिंग करने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मेरी आमदनी दुगनी हो जाए। जैसे 3 लेयर हो गया, 5 लेयर हो गया, वैसे मुझे करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अभी मैंने हल्दी लगा रखी है इंटरक्रॉपिंग में, लेकिन अभी और भी मुझे ज़्यादा 3 लेयर तक जाना है, 3 लेयर फार्मिंग करना है मेरे को। फलों का राजा आम की किस किस्म की क्या विशेषताएं हैं और क्या सावधानियां हैं आम की अच्छी पैदावार लेने के लिए? दीप्ति जी की इस विषय पर पकड़ देखते ही बनती है और वैल्यू एडिशन के द्वारा किस तरह कम पैदावार वाली किस्मों को लाभदायक बनाया जा सकता है, ये दीप्ति जी बखूबी जानती हैं। मैंने यहाँ पे मेरे बाग में बहुत सारी वैरायटी लगा के रखी है। केसर सबसे ज़्यादा लगाए हुए हैं, करीब 200 से 250 पेड़ मैंने केसर के लगाए हुए हैं। उसके बाद है तोतापुरी आम, तो उसके 50 पेड़ लगे हुए हैं। फिर अचार के लिए राजापुरी आम लगाए हुए हैं, उसके 15 पेड़ लगाए हुए हैं। मल्लिकार्जुन है, फिर लंगड़ा है और कई किस्म है। यहाँ पे हापुस है जो हमारी क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 पेड़ उसके भी लगाए हुए हैं। जंबो केसर करके एक वैरायटी है, वो भी लगाई हुई है। तो एक फल उसका एक
किलो का ऐसे होता है। यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित नहीं है गुजरात में। वैसे जो वैरायटी है उसका मैं वैल्यू एडिशन करके उसका जैसे जाम हो गया, जेली हो गया, आम पापड़ हो गया, फिर अमचूर बना सकते हैं। आम के पेड़ जब लगाओ तब ऐसा है कि 1 साल उसको बहुत अच्छे से उसको मेंटेन करो, उसकी देखभाल करो, फिर उसके बाद वो अपने आप ग्रो होने लगता है। तीन साल तक मैंने इसमें से फल नहीं लिए थे, उसके बाद मैंने फल लेना शुरू किया। जैसे केसर आम हो गया, फिर जंबो केसर हो गया, लंगड़ा हो गया, ये सारी वैरायटी तो खुद मेरे खेत से ही आके लोग ले जाते हैं। पिछले 4-5 सालों से तो सब लोग की डिमांड पहले ही आना शुरू हो जाती है, तो मैं ये अपने आप पैकिंग करके मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में भेजती हूँ, खुद भेजती हूँ। जब मैंने ये प्लांटेशन किया ना, तब मुझे गवर्नमेंट की कोई भी योजना का मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे पता चलता है कि गवर्नमेंट में बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी जाके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो हमारा है वो हमें थोड़ी थोड़ी मतलब टाइम टू टाइम जानकारी देते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम आगे का करते हैं। हम सोचते हैं कि इस बार तो फसल अच्छी होगी, लेकिन तभी कुछ बिन मौसम बारिश आ गई, कभी ऐसे होता है साइक्लोन बोलते हैं तो वो आ गया। जब जब मौसम ऐसे बदलता है तभी थोड़ा मुनाफा कम होता है, लेकिन उसके अदरवाइज तो बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। देश के युवाओं के लिए दीप्ति जी के अनुभव काफी फायदेमंद हो सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ इनको अमली जामा पहनाने की। बागवानी की ओर सरकार का रवैया क्या है, इसकी गहरी समझ दीप्ति जी रखती हैं।
आजकल के युवाओं को मुझे यही कहना है, किसान के बच्चे किसानी करना नहीं चाहते, ऐसा मत करो। किसानी में बहुत अच्छे फायदे हैं और किसानी अपनी ही होती है, किसी के आगे हमको झुकना नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट अपने को बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उसका फायदा तो जरूर लेना चाहिए। आज के दौर में जैविक खेती के महत्व को समझते हुए उसे अपनाने की जिम्मेदारी हर किसान की है। जहरीले उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से खत्म हुई मिट्टी की उर्वरकता कैसे वापस लानी है और अपनी मिट्टी, अपनी धरती माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करना है, ये दीप्ति जी के प्रयासों से सीखा जा सकता है। मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ इसलिए आई कि ज़्यादा यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़मीन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि जिसमें पानी अगर हम डालें ना तो पानी भी नीचे ज़मीन में उतर नहीं रहा था। जूट का सीड्स डाल के उसको ज़मीन के अंदर मिलाया, फिर गोबर से किया, फिर वर्मी कंपोस्ट से किया। ये सारी चीज़ें करते करते मैंने अभी मेरी मतलब सॉइल इतनी अच्छी हो गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। मेन तो अमरूद और आम और सहजन लगाए हुए हैं, लेकिन खेत के किनारे किनारे सब मल्टीपल वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लगाए हैं, जैसे काजू हो गया, आंवला हो गया, सीताफल, रामफल, बनाना, नारियल, ये सारी चीज़ें मैंने किनारे किनारे, नींबू, और ये सारी चीज़ें मैंने किनारे किनारे पे लगाई हुई है। दीप्ति जी ने अपने बाग में पॉलिनेशन यानी परागण बढ़ाने के लिए जो सबसे बेहतरीन विकल्प है उसका प्रयोग किया है। इस प्रयोग से न केवल उनके बाग में फलों और सब्जियों की उत्तम पैदावार हो रही है, बल्कि तीव्र गति से पैदावार हो रही है। पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए मधुमक्खी की पेटी रखी हुई है, उसके बॉक्सेस रखे हुए हैं, 10 रखे हुए। इससे मुझे 2 महीने हो गए तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। मेरे सारे प्लांट में फ्लावरिंग्स बहुत बढ़ गए। मधुमक्खी के फ़िलहाल मैंने 10 बॉक्स रखे हुए हैं और आगे भी मैं उसको बढ़ाना चाहूँगी। ये ना 2 लेयर बॉक्सेस है, जैसे नीचे का भर गया तो ऊपर दूसरा लगा दिया, वो भी भर जाएगा। उसके बाद मैं शहद निकालूंगी और बॉक्सेस बढ़ाऊंगी, तब मैं जाके मार्केट में भी उसका ये करूंगी, मतलब बेचूंगी मैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आम आया, आम की सीज़न ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद कुछ हमको नहीं मिलता है, ये नहीं होता है। मल्टी क्रॉपिंग का ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उसमें इंटरक्रॉपिंग करो तो तुमको डे टू डे आपकी आमदनी होती है, क्योंकि सब्जियां जैसे उसकी तुड़ाई होती है तो रोज के रोज आपको मंडी में जाते हो तो आपकी आमदनी बढ़ती है। वैसे बागवानी और कृषि उद्यमिता से जुड़कर देश की महिलाएं कैसे अपना भविष्य संवार सकती हैं, इस विषय पर दीप्ति जी के विचार उनके वक्त के आगे की सोच और सकारात्मक जागरूकता को दर्शाते हैं। आज देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए किस दिशा में कैसे कदम बढ़ाना है, ये दीप्ति जी के अनुभवों से सरलता से सीखा जा सकता है। अब हम क्या करें, बच्चे बड़े हो गए, अपना अपना संभालने लगे, अब हम क्या करें। तो ये इससे छुटकारा पाने के लिए किसानी मुझे तो बेस्ट लगी है कि किसानी करने से तो हमारा टाइम तो पास होता ही होता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक उत्पादन करें तो हमको अपना शुद्ध खाना भी मिल सकता है और हम दूसरों को भी ऐसे शुद्ध खाना खिला सकते हैं, केमिकल फ्री खाना खिला सकते हैं। महिलाओं में डिप्रेशन ये सारी चीज़ें आती है, तो ये किसानी करने से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक करें, ये गाय आधारित कुछ भी उत्पादन ले, तो उससे हम पर्यावरण को भी तो अच्छा रख सकते हैं और हम भी अच्छा खाना खा सकते हैं। हमारा जो इंपोर्ट है, वो बाहर से हम जो मंगवाते हैं वो कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारी देश की भी तो इकोनॉमी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी ना। तो वो अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो हमको तो फ़ायदा ही है। और घर में बैठ के नेगेटिव थॉट्स
लाने उससे अच्छा है कि हम कुछ काम करें, हम अपने आप को कुछ उसमें उलझाए रखें, कुछ काम में उलझाए रखें। ये बात है, इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आज तो बहुत नई नई दिशाएं खुल रही है इसमें, एग्रीकल्चर में, तो वो भी कर सकते हैं। कौन सी नई योजना इंट्रोड्यूस हुई है, क्या है, वो सारी चीज़ें पता चलती है। और उसमें सब्सिडी के साथ साथ अपने को मतलब महिलाओं को लोन जो मिलती है वो भी अच्छी मिलती है कंपेयर टू मैन। मैं ऐसी महिला को जानती हूँ कि जो एग्रीकल्चर नहीं करती है, मतलब यानी कि खेती नहीं करती है, लेकिन उसके रिलेटेड कुछ कर रही है। क्या कर रही है? तो रोटी बना के सब जगह वो बेच रही है। और एक दिन की वो रोटी कितनी बनाती होगी आप सोचोगे? वो 50,000 रोटी बनाती है और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये भी एक ये हुआ, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही हुआ, क्योंकि हम उसमें जैसे गेहूं का आटा ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि हम दूसरे 4 जन को हम एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद ही सब करते हैं, खुद ही कमाते, ऐसा नहीं है। दूसरे 4 जन का घर भी चला रहे हैं हम, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। तो उसके कारण बहुत जन को रोजगारी भी मिलेगी। भारत की फार्म लेडी दीप्ति जानी की हर कोशिश हमें एक सबक देती है। खेती हो या बागवानी, अगर हम सक्रिय रहते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव और निराशा से दूर रहते हैं और एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ बेहतर जीवन जीने की कला सीखते हैं। दीप्ति जानी की ईमानदार और सच्ची कोशिशें एक मिसाल हैं हम सब के लिए, जो हमें सिखाती हैं कि हमें एक न एक दिन अपनी कोशिशों का सिला अवश्य मिलेगा। बस हम धैर्य और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते जाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। राहगीर और बस राहगीर हूं मैं, खुशनसीबी मेरी कि जन्नते कश्मीर में हूं। मैं हूं प्रतीक वासन और निकला हूं एक ऐसे सफर को अंजाम देने जिसके ख्याल से ही सेहरन पे सेहरन बढ़ती जाती है। बर्फ से ढकी ये वादियां अपने दामन में कुछ आग, कुछ तूफान भी पालती हैं। आइए देखते हैं इस सब के बीच हमें कश्मीर कैसा दिखा। देखिए अनसीन कश्मीर विद प्रतीक वासन प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 5 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।